This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into hideous crimson. बहुत व्यंग के साथ ऑथर कहते हैं, दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, ये जो अलग अलग जगहों से जो लाए गए थे मेकअप मैन, नेशनली इंटीग्रेटेड, एकत्रित किए गए थे, ये किसी भी आदमी को जो ठीक ठाक भी दिखता हो उसको एक बड़ा खतरनाक क्रिम्जन ह्यूड मॉन्स्टर, क्रिम्जन कलर होता है, ह्यू माने रंग में बदलना। पीपल ऑफ डिफरेंट ह्यूज केम टू माई हाउस, अलग अलग लोग हमारे घर में आए। कैन यू प्लीज शो मी शर्ट्स ऑफ डिफरेंट ह्यूज, क्या तुम मुझे अलग अलग रंगों की शर्ट दिखाओगे? सो ह्यू माने अलग अलग तरह का कलर। यहाँ पर दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन बड़े व्यंग से कह रहा है कि जो पूरे देश से जो एकता का मैसेज दे रहे थे, ऐसा जो हमारा स्टूडियो था, अलग अलग धर्म जाति के लोग आए हुए थे, वो लोग इतने खतरनाक थे कि अच्छे दिखा से दिखने वाले आदमी को भी वो एक खतरनाक क्रिम्जन कलर में मॉन्स्टर, राक्षस के रूप में बदल सकते थे। बड़े मतलब बहुत अच्छे मेकअप मैन रहे होंगे, तभी तो एक अच्छे दिखने वाले आदमी को राक्षस में बदल सकते थे। और कैसे बदल सकते थे? विथ द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक एंड ए नंबर ऑफ अदर लोकल मेड थिंग्स, पोशंस एंड लोशन। पैनकेक के बहुत सारे जो प्रोडक्ट थे उसका उपयोग करते थे, और ख़ास साथ ही साथ लोकल चेन्नई में जो कुछ बनता था, लोशन कुछ बनता था, कुछ पोषण बनता था, इस सब को मिला जुलू के अच्छे खासे आदमी को वो मॉन्स्टर बना सकते थे, यानी सबको बिल्कुल काया पलट कर सकते थे। दे वर सो गुड, दे वर सो गुड एट द आर्ट ऑफ मेकअप बनाने की कला में बड़े पारंगत थे। किसी को कुछ भी बना सकते थे, लड़का को लड़की दिखा सकते थे, इतना बढ़िया मेकअप करते थे। एंड सी द वर्ड हाइडियस, खतरनाक, क्रिम्जन इज द नेम ऑफ ए कलर, ह्यूड माने में रंगा हुआ, मॉन्स्टर एंड राक्षस, with the help of truckloads of pancake and local potion and lotions. वो भी क्या दिन थे, writer is saying, वो भी क्या दिन थे। Those were the days of mainly indoor shooting. शूटिंग दो तरीके की होती है फिल्म जब बनती है, या तो आउटडोर या इंडोर। आउटडोर में क्या होता है, हीरो हीरोइन, कैरेक्टर एक्टर एक्ट्रेसेस, कैमरामैन, मेकअप मैन, इसकी पूरी 50-100 लोगों की टीम उस जगह जाती है जहाँ के दृश्य को शूट करना है। We're shooting a romantic song. Be selfish. So you're happy if you're selfish. मेरा हाथ थामो जी, My first time in Kashmir. मेरे संग संग चलो। और Race 3 में आप selfish सुनने वाले हैं. It's entirely different from whatever I have done in the past. और थोड़ा वहाँ तसल्ली से I think पहली बार सलमान भाई ने एक गाना लिखा है. एक बार बेबी selfish होके अपने लिए जियो ना। It's basically like they're not lyrics. I'm not a lyricist. It's just a conversation. These guys have given my name as a lyricist. एक बार baby selfish। It was freezing cold. Split turn. Split turn. The music box. Music ये box. दो चीज़ आती And हैं, drop. and the drop. That was the most difficult part to shoot because where we shot it, it was so windy. सी है
was one incident where Remo sir came to us and they were like, "Chalo pani mein jao." Selfish is everyone's favorite song. Very nice. Very nice. कई रिहर्सल होते हैं। उदाहरण के लिए यदि जगदलपुर में चित्रकूट जो जलप्रपात है वो बड़ा रमणीय दृश्य है, वहाँ की शूटिंग करना हो तो कैमरामैन जाएगा, एक्टर, एक्ट्रेसेस और पूरी टीम, प्यून से लेके सभी स्तर के लोग वहाँ जाएंगे, जिनकी संख्या 50-100 होगी, और बहुत सारा सामान ट्रक में भर के ले जाएंगे। फिर वो वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करेंगे, फिर शूट करते हैं, वो आउटडोर शूटिंग। और दूसरा तरीका होता है आजकल की टेक्नोलॉजी में इनडोर शूटिंग। चित्रकूट के पूरे सीन को एक कमरे में या एक स्टूडियो में क्रिएट कर देते हैं, और उस स्टूडियो में ही चित्रकूट के दृश्य के सामने एक्टिंग होती है, तो ऐसा लगता है मानो ये चित्रकूट में शूटिंग हुई है। तो यहाँ पर उस ज़माने में अधिकतर शूटिंग जो थी वो इनडोर होती थी। आज तो स्विट्ज़रलैंड भी जाते हैं लोग, अमेरिका जाके करते हैं शूटिंग, इटली, स्पेन जाके करते हैं शूटिंग, भारत के बॉलीवुड के हीरो हीरोइन। उस ज़माने में ऐसा नहीं था। सो मोस्ट ऑफ द शूटिंग वॉज इनडोर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा काम स्टूडियो में होता था। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटसाइड। केवल 5-7% फिल्म का हिस्सा बाहर शूट होता था, बाकी सब अंदर। आज तो स्थिति उल्टी है, कमोबेश 70-60% शूटिंग बाहर होती है, 30-40% अंदर होती। ऑथर फर्दर से आई सपोज, मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है, द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली in order to look presentable in the movie। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडियो और सेट्स हैं, स्टूडियो लाइट और सेट, उसको पकड़ने के लिए ऐसे लड़के और लड़कियों की ज़रूरत थी जो अगली दिखाई दें, कुरूप दिखाई दें। टू बी मेड टू लुक अगली, कुरूप दिखाई दें, इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी, ताकि वो मूवी में रखे जा सकें सामने, पिक्चर में लाए जा सकें सामने। ऐसा ऑथर का आई सपोज मतलब मुझे लगता है। क्या तुम खाना खाओगे? आई सपोज आई वोंट ईट, मुझे ऐसा लगता है शायद मैं नहीं खाऊंगा। तो दिस इज द यूज ऑफ आई सपोज। तो यहाँ पर ऑथर सेज दैट दे नीडेड फॉर सेट्स, for holding lights, such girls and boys who should not look decent. They were made to look ugly. Ugly मतलब कुरूप, उन्हें कुरूप बना दिखाया जाता था, ताकि उन्हें प्रेजेंटेबल, ताकि उन्हें सामने रखा जा सके। A strict hierarchy was maintained. एक बहुत कड़ी क्या बोलना चाहिए, पदों का क्रम रखा गया था। मंच सज्जा और स्टूडियो की रोशनी को इस बात की ज़रूरत थी कि लड़के और लड़कियों को कुरूप बनाया जाए, ताकि फिल्म में वे सुंदर, प्रस्तुत करने योग्य दिखाई दें और बनाए जा सके। उसी प्रकार हैरार्की मतलब पदानुक्रम, पदों का क्रम। सबसे ऊपर कौन रहता है एक स्कूल में? हैरार्की में the topmost person in the hierarchy in a school is principal, then vice principal, then headmaster, then high school teacher, then middle school teacher, and so this is called hierarchy। याद रखेंगे, hierarchy यानी पदानुक्रम। So जो मेकअप रूम था, जिसे हम हिंदी में श्रृंगार विभाग कह सकते हैं, so इस श्रृंगार विभाग में बड़ा कठोर पदानुक्रम था, बड़े सख्ती से पालन किया जाता था। सख्ती से पालन का मतलब द हायर पर्सन वॉज वेरी सीरियसली रिस्पेक्टेड एंड ऑर्डर्स कमिंग फ्रॉम हायर पर्सन वेर वेरी सीरियसली ओबेड।
द जूनियर कैनॉट डेयर चैलेंज हिम। जूनियर हिम्मत नहीं करते थे कि वो किसी तरीके से उस पर सवाल जवाब करें। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अगली। जो मुख्य मेकअप मैन हुआ करता था, मुख्य श्रृंगार विभाग में जो मुख्य श्रृंगार करता था, वो जो प्रमुख अभिनेता होते थे और अभिनेत्रियां होती थी, उसका वरिष्ठ सहायक दूसरे नायक और नायिका को, कनिष्ठ सहायक मुख्य हास्य अभिनेता को, इन सबको कुरूप बनाते थे लोग। दिस इज वेरी फनी। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अगली। जैसा मैंने अगली मैंने कहा कुरूप। द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन, सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो एंड हीरोइन। हर फिल्म में एक साइड हीरो भी होता है ना, और साइड हीरोइन रहती है। तो जो हायरार्की में दूसरे नंबर का आदमी था मेकअप रूम में, उसका काम था सेकंड नंबर के हीरो हीरोइन की सजावट करना। उसके बाद जो और जूनियर आर्टिस्ट होता था जो मेकअप मैन, उसका काम था कॉमेडियन की सजावट करना, आदि आदि। ये बड़ा सीरियस काम होता था, बड़े सीरियसली आदेशों को माना जाता था। ऐसा नहीं कि सीनियर जो जूनियर असिस्टेंट है वो हीरो का मेकअप करने लगे, ना ना ना। हीरो को भी ये पसंद नहीं आएगा और सीनियर मेकअप मैन को भी पसंद नहीं आएगा। दे विल नॉट लाइक। एंड सो देयर वाज अ वेरी क्लियर हायरार्की मेंटेन्ड। The players who played the crowd were responsibility of the office boy. अब कई बार फिल्मों में भीड़ की जरूरत पड़ती थी। कई बार देखते हैं ना, भीड़ का दृश्य जरूरी रहता है। 20-50 लोग चलते हुए, आते जाते हुए, या कोई भाषण सुनते हुए, आदि आदि। ये भीड़ कहाँ से आएगी? तो इस भीड़ को इकट्ठा करने का काम था एक व्यक्ति का, जिसका पोस्ट था ऑफिस बॉय। और फिर जेमिनी, और फिर ये राइटर आगे कहते हैं कि इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी हैड एन ऑफिस बॉय। मतलब मेकअप डिपार्टमेंट का भी एक ऑफिस बॉय था। ये बड़ी मज़ेदार बात है, क्योंकि नॉर्मली ऑफिस बॉय जो होता है ना, वो पूरे ऑफिस के लिए होता है, अर्थात पूरे स्टूडियो के लिए एक आध बॉय होना काफ़ी था। लेकिन यहाँ मेकअप डिपार्टमेंट के लिए एक ऑफिस बॉय था। क्यों था? क्योंकि उसका काम था शूटिंग के दौरान जब तब भीड़ इकट्ठी करवाने का, जिनकी ज़रूरत फिल्म में पड़ती है। Many scenes you must have seen which has crowd. So when the crowd is needed, who will bring the crowd? Office boy was asked to bring the crowd, and then writer says it was very funny that even our makeup department had an office boy. On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players. जिस दिन भीड़ की शूटिंग होनी हो, भीड़ का दृश्य दिखाना हो, so राइटर सेज वेरी फनी कि वो जो ऑफिस बॉय होता था वो एक बड़े बर्तन में पेंट डाल देता था, पेंट डाल के उसको खूब हिलाता था। जायंट वेसल, जायंट माने विशाल, विशाल बर्तन में पेंट भर देता था। और उसके बाद स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। और जो क्राउड में, क्राउड प्लेयर मतलब खिलाड़ी नहीं, क्राउड प्लेयर मतलब क्राउड के वो लोग जिनकी ज़रूरत शूटिंग में है, जिनको फिल्म में दिखाना है, उन लोगों पर वो रंग पोत देता था। स्लैप करना मैंने रंग पोत देना। क्यों? अलग अलग रंग दिखाना है उनको, अदरवाइज सभी के सभी तमिलियन दिखने लगेंगे। हो सकता है शिमला का दृश्य दिखाना हो तो वहाँ गोरे लोग हैं, हो सकता है अमेरिका का दृश्य दिखाना हो तो वहाँ भी गोरे लोग हैं, हो सकता है अफ्रीका का दृश्य दिखाना हो तो बिल्कुल काले लोग चाहिए। तो रंगों का खेल करता था ये ऑफिस बॉय, भीड़ को जुटाने का काम, और उसके बाद बड़े बर्तन में रंग भरता था, मिलाता था और फिर सबको रंग थोपता था। वेरी फनी, वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे पिक्चर बनती है देखिए, बहुत ही बढ़िया वर्णन यहाँ पर है। द idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. और वो जब the idea was, इसके पीछे तर्क ये था, जैसा I suppose मैंने बताया, ऐसे ही एक शब्द है the idea was।
द आइडिया वॉज, मतलब इसके पीछे ये तर्क था, इसके पीछे ये सोच थी कि जो क्राउड प्लेयर्स थे, जो भीड़ में जो लोग थे जिनकी ज़रूरत थी भीड़ में, उनको पेंट स्लैप करते हुए वो हर छिद्र को भर देता था। पोर मने छेद, पोर मने छेद। The idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. To apply मतलब लागू करना, लगाना। मेकअप लगाने के पहले पूरे चेहरे को के छेदों को भर देना। ऐसा वो पेंट का लेप चेहरे में लगा देता था भीड़ के लोगों को, हर एक को। In those days, I worked in a cubicle. This is para 3. ये समझ लीजिए इस लेख का, इस एक्सट्रैक्ट का तीसरा भाग है जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो उन दिनों I worked in a cubicle. क्यूबिकल मतलब क्या होता है? कमरे के अंदर एक छोटा सा तहखाना, एक कोना बना देना। कमरे के अंदर एक कॉर्नर बना देना, एक तहखाना बना देना। उसमें मैं काम करता था। अशोक मित्रन सेज, 2 whole sides of which were French windows. उस जो तहखाना था, वो जो कमरा था, उसके जो 2 साइड थे उसमें फ्रेंच विंडो था। अब ये फ्रेंच विंडो क्या होता है? विंडो तो समझ में आ रहा है। फ्रेंच विंडो मतलब फुल साइज विंडो, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो आज आप बड़े बड़े आलीशान मकानों में, बड़ी बड़ी दुकानों में पाएंगे। दे आर नॉट डोर्स, दे आर नॉट वॉल्स, देन व्हाट आर दे? दे आर फ्रेंच विंडोज, बिकॉज फ्रेंच वेयर द फर्स्ट पीपल probably to have started using it. So cubicle means एक कॉर्नर, एक तहखाना। बैंक में आप जाएं तो बैंक में कई खंड बने रहते हैं पार्टीशन से, वुडन पार्टीशन से, उनको कहते हैं क्यूबिकल्स। इस हॉल के अंदर 12 क्यूबिकल बने हैं जिसमें 12 आदमी बैठते हैं। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड क्यूबिकल। और उस क्यूबिकल के 2 साइड में फ्रेंच विंडोज थे, बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। आई डिडंट नो एट दैट टाइम व्हाई दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज। मुझे नहीं मालूम था उस समय कि इन्हें फ्रेंच विंडोज कहा जाता है, मुझे पता नहीं था। मैं सोचता था खिड़कियां हैं, पर ये फ्रेंच विंडो कहते हैं इसे, ये मुझे नहीं मालूम था। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क, tearing up newspaper day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. Next to nothing मतलब nothing मतलब कुछ नहीं, और nothing के next क्या होगा? कुछ नहीं। nothing के बाद क्या आएगा? और कुछ नहीं। तो इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। ये वाक्य बड़ा सुंदर है। Seeing me sitting at my desk, मुझे अपनी डेस्क में बैठे हुए देखते थे लोग, और क्या देखते थे? कि मैं पेपर की कटिंग कर रहा हूँ। सुबह शाम रात जब हो तो दे वुड सी मी टीयरिंग अप, फाड़ते हुए, पन्नों को फाड़ते हुए, पन्नों को काटते हुए। डे इन एंड डे आउट, डे इन एंड डे आउट मतलब सुबह शाम। यू ऑलवेज sit with mobile day in and day out. You are watching mobile day in and day out. तुम सुबह शाम मोबाइल में ही पड़े रहते हो। You talk about going to this place day in and day out. तुम सुबह शाम बस वहीं जाने की बात करते हो। तो डे इन एंड डे आउट। तो जो लोग मुझे दिन भर सुबह शाम बैठे हुए देखते थे, पेपर फाड़ते हुए, पेपर काटते हुए, उनको ऐसा लगता था ये आदमी क्या काम कर रहा है? कोई काम का नहीं है। ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, ही जस्ट सिट्स इन वन कॉर्नर, कीप्स कटिंग द पेपर। व्हाट इज द यूज? एंड एज आई टोल्ड यू दैट दिस डिपार्टमेंट एज सच वॉज वेरी इनसिग्निफिकेंट डिपार्टमेंट। फिल्म इंडस्ट्री के लिए, एक फिल्म इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट में इसका क्या काम? कम से कम जब फिल्म बन रही हो उस समय तो कोई काम नहीं था, बाद में आता है काम, जैसा मैंने बताया पहले। सो नाउ सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट,
मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। अधिकतर लोग ये सोचते थे मैं बेकाम आदमी हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, बेगारी का काम कर रहा हूँ, और इसलिए मेरे को ध्यान भी नहीं देते थे, मेरी खास इज्जत भी नहीं होती थी, कम से कम काम को लेकर मेरी कोई इज्जत नहीं होती थी। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. To deliver माने देना। I delivered a delivery man, सुना होगा आपने, जोमेटो वाले जो लड़के आते हैं वो डिलीवरी बॉयज़ कहलाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, खाने का देते हैं, पहुंचाते हैं। डिलीवर करना यानी पहुंचाना, देना, जाके देना। He delivered a lecture, भाषण देना। To deliver a lecture, भाषण देना। So यहाँ पर what the author trying to say that it is tearing up newspaper. Most people thought I was doing nothing. It is likely that boss thought likewise too. और इसके it is likely मतलब ये भी संभव है, ऐसा भी संभव है। I suppose जैसा मैंने बताया, ऐसे यहाँ पर इट इज़ लाइकली, इसकी भी संभावना है कि शायद बॉस भी मुझे वैसे ही सोचता था। ही थॉट लाइक वाइज मतलब वैसे ही सोचना। कैसा? जैसा बाकी लोग सोचते थे कि ये बेकार का आदमी है, एक कोने में बैठा हुआ पेपर काटते रहता है, इसका कोई मतलब नहीं फिल्म से, बेकार आदमी। तो बॉस भी मेरा वैसे ही सोचता था, सोचता होगा। इट इज़ लाइकली, उसको मालूम नहीं था। अशोक मित्रन नेवर न्यू कि बॉस क्या सोचता था, लेकिन इसने अंदाज लगाया। यहाँ तक कि क्या होता था कि पीपल वुड बार्ज इन, एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब काम, ऑक्यूपेशन मतलब काम, ऑक्यूपेशन माने धंधा, पर यहाँ पर ऑक्यूपेशन का अर्थ है काम, कि मुझे कुछ काम देना चाहिए। जिसको भी लगता था कि अरे इसे कुछ काम देना चाहिए, वो मेरे कमरे में घुस जाता था, मेरे तहखाने में आ जाता था। और बार्ज इन मतलब क्या होता है? टू बार्ज के बाद हमेशा इन आता है। टू बार्ज इन मतलब धक्का दे के घुस जाना, दरवाजे एकदम खोलते ही घुस जाना तेजी से, उसे कहते हैं बार्ज इन। यू नो, आई वाज सिटिंग इन माई रूम, सडनली ए पुलिस मैन बार्ज इन। अचानक एक पुलिस आदमी आ गया, जब तेजी से जोर से धक्का दे के दरवाजे को खोलते हुए को धरते घुसे, तो उसे बार्जिंग कहते हैं। डोंट बार्ज इन टू माई रूम विदाउट नॉकिंग इट, बिना दरवाज़ा खटखटाए मेरे कमरे के अंदर नहीं घुसो, राइट। सो जिसको भी कुछ काम देना होता था तो वो मेरे पास आ जाता था, एक काम दे देता था, और एक्सटेंडेड लेक्चर देता, लंबा चौड़ा भाषण दे देता था। डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, क्यों? क्योंकि उनको लगता था ये आदमी किस काम का, बस पेपर पढ़ता रहता है, काटते रहता है, क्या करता है जिसका कोई काम नहीं है इसका। सो मेरे लिए तो, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यानी ये लोग सब मुझे बड़ा छोटा आदमी समझते हैं। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste. अब देखिए यहाँ बॉय इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। डिलीवरी बॉय मतलब लड़का, ऑफिस बॉय मतलब लड़का, पर ऐसा नहीं है। आगे देखिए क्या बोलता है ऑथर। तो इस सेंटेंस को पहले हम समझ लें। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, वो जो ऑफिस बॉय जो है, जो मेकअप डिपार्टमेंट में था, उसने तो तय कर लिया था कि वो मुझे, आई शुड बी एनलाइटन्ड। टू एनलाइटन मतलब किसी पर प्रकाश डालना, टू एनलाइटन मतलब किसी को और ज़्यादा समझाना। आई शुड बी एनलाइटन कि मुझे वो समझाएगा। उसने तो तय कर लिया था, किसने? ऑफिस बॉय ने, कि आई शुड बी एनलाइटन कि हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट। मुझे समझाएगा कि तुम्हारे जैसा इतना बड़ा साहित्यिक जो टैलेंट है, वो यहाँ पे कोने में पड़ा हुआ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। ये कौन समझाएगा? ऑफिस बॉय। ऐसा किसका कहना है? अशोक मित्रन का कहना है। कि अशोक मित्रन का कहना है कि मुझे ऐसा लगा कि ऑफिस बॉय जो है
वो मेरे को एक बड़ा टैलेंटेड आदमी मानता था, और शायद वो मेरे को, उसने सोच लिया था कि मुझे समझाएगा कि भाई ये सब काम क्या कर रहे हो और अपना योग्यता, अपना टैलेंट तुम बर्बाद कर रहे हो इस काम में। लिटरली टैलेंट, तुम्हारा साहित्यिक जो कौशल है उसको तुम यहाँ पे पड़े पड़े बर्बाद कर रहे हो। वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट, वेस्ट मैंने बर्बाद करना, टू गो वेस्ट मतलब बर्बाद करना। ऑल माई एफर्ट वेंट इन वेस्ट, ऑल माई एफर्ट वेंट वेस्ट, मेरा सारा प्रयास बर्बाद हो गया। यहाँ वेस्ट की स्पेलिंग देखेंगे, WASTE, वेस्ट यानी बर्बाद होना। वेस्ट का टू वेस्ट मतलब बर्बाद करना, और वेस्ट मतलब कचरा, और कमर की स्पेलिंग क्या होती है वेस्ट की, WAIST। दर्जी आपके कमर की वेस्ट का नाप लेता है, वहाँ स्पेलिंग है WAIST, उच्चारण है वेस्ट दोनों का। ये वेस्ट जो है, आप समय बर्बाद कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड, उसने तय कर लिया था ऑफिस बॉय ने कि वो मुझे बार बार समझाएगा। टू एनलाइटन मतलब मुझे प्रकाश देगा, मुझे समझाएगा ऑन हाउ ग्रेट लिटरली टैलेंट इज़ बीइंग वेस्टेड, कि कैसे एक बड़ा साहित्यिक आदमी जिसका इतना ज्ञान है, उसका जो टैलेंट है, उसका जो कौशल है, वो यहाँ पे खप रहा है, वेस्ट हो रहा है। और वो भी ऐसे डिपार्टमेंट में, मेकअप डिपार्टमेंट में, विच वॉज फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट। वो भी वही डिपार्टमेंट जो केवल बार्बर्स के लिए था, जो केवल परवर्ट्स के लिए था। परवर्ट मतलब जो गलत सोचते हैं, बार्बर यानी नहीं। वहाँ पे तुम जैसा आदमी खप रहा है, समय, एनर्जी, टाइम और अपना टैलेंट बर्बाद कर रहा है। ऐसा वो ऑफिस बॉय के तरीक़ों से मुझे महसूस किया कि, क्योंकि वो बार बार आकर मुझे समझाता था कि क्या कर रहे हो यार, यहाँ तुम सड़ रहे हो। यहाँ इसका एक तरीके से यदि हम शाब्दिक अनुवाद करें तो ऐसी होगा हिंदी में कि अरे तुम्हारा जो टैलेंट है यहाँ पे बर्बाद हो रहा है, सड़ रहा है। तुम तो यहाँ पे वो मेकअप डिपार्टमेंट में क्या काम तुम्हारा, तुम तो साहित्यिक आदमी हो। तो दिस इज व्हाट ही सेड। क्यूबिकल एज आई सेड, स्मॉल कक्ष। बार्ज इन मतलब घुस जाना, प्रिवेंट मैंने रोकना, और एपिक्स मैंने महाकाव्य। उसके ऑफिस बॉय के बारंबार कहने से मैं त्रस्त हो चुका था, और परिणाम क्या हुआ कि मैं बार बार प्रार्थना करने लगा कि क्राउड शूटिंग होए ताकि ऑफिस बॉय वहाँ व्यस्त रहे। क्यों? मैं मतलब ऑथर। ऑथर वॉज प्रेइंग कंटिन्यूअसली। Soon I was praying for crowd shooting to start all the time. पूरे समय क्राउड शूटिंग होती रहे। क्यों? ऑफिस बॉय वहाँ बिजी हो जाएगा, क्योंकि उसका काम था लड़कों लड़कियों को बुलाना, भीड़ इकट्ठी करना, बूढ़े महिलाओं पुरुषों को बुलाना, भीड़ इकट्ठी करना, और उसके साथ ही उसका काम था पेंट करना, उनके चेहरों को पेंट से भरना। उसी में बिजी रहेगा तो कम से कम मुझे भाषण नहीं देगा कि क्या तुम्हारा ज़िंदगी यहाँ बर्बाद हो रही है। ऐसा बोल के वो बड़ा निराशावादी तरीके से मुझसे बात करता था। Soon I was praying for crowd shooting all the time. Nothing short of it could save me from his epics. उससे कम तो मुझे उसके इस महाकाव्यी भाषणों से नहीं बचा सकता था। एपिक मतलब महाकाव्य। रामायण इज एन एपिक, कादम्बरी इज एन एपिक, सम ऑफ द बुक्स रिटन बाय कालिदास आर एपिक्स। महाकाव्य, कई 100 पन्नों की जो कविताएं होती हैं वो महाकाव्य कहलाती हैं, एपिक कहलाती हैं। सो ऑथर से कि मैं तो चाहता था कि भाई वो भीड़ की शूटिंग जल्दी हो, चलती रहे लगातार ऑल द टाइम, ताकि ये जो आदमी है ऑफिस बॉय ये वहाँ बिजी रहे, और मुझे जो इतना लंबा चौड़ा महाकाव्य सुना रहा है, भाषण दे रहा है कि तुम्हारी योग्यता का यहाँ क्या
फ़ायदा हो रहा है, तुम तो इतने विद्वान आदमी हो, लिटरेरी आदमी हो, साहित्यिक आदमी हो, तो नथिंग शॉर्ट ऑफ इट, इससे कम में नहीं चलेगा काम, कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, उसके महाकाव्यों से बचने का यही एक तरीका था कि भीड़ की ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग हो। नहीं तो वो आदमी जो है ऑफिस बॉय खाली रहता था, जब तब चलाता था, मुझे भाषण देता था। बड़ी बुरी हालत, मतलब मेरी हालत ठीक नहीं थी। जिस कोठरी में मैं पड़ा था, जिस तहखाने में मैं काम कर रहा था, एक तो काम भी मेरे पसंद का नहीं था, ऊपर से लोग मेरे को सोचते थे बेकार आदमी, शायद बॉस भी ऐसा सोचता होगा, और उसके ऊपर ये ऑफिस बॉय जो है वो मेरे पर भाषण झाड़ता था। मुझे बार बार, जिसको हिंदी में कहते हैं खेदना, कि तुम इस जगह के लिए उचित नहीं हो, तुम बेहतर काम के लिए हो, यहाँ क्यों अपने को, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, आदि आदि। सो नाउ वी कम टू द फोर्थ पैरा। What has the fourth para to say? In all instances of frustration, इंस्टेंस मतलब अनुभव, मौके, फ्रस्ट्रेशन मतलब भड़ास। जितने भी भड़ास के मौके हुए, जब भी अपना गुस्सा उतारना होता है, तो यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड द सिंगल पर्सन। लेखक अब कहते हैं कि जब भी अपना गुस्सा उतारना होता है, फ्रस्ट्रेशन उतारना होता है, भड़ास निकालनी होती है, तो अब क्या होता है, सामान्यतः हम एक ही व्यक्ति को पकड़ के उस पर अपना गुस्सा उतारते रहते हैं, होता है कि नहीं? तो द ऑथर इज सेइंग दैट इन ऑल इंस्टेंसेस, चाहे कितने भी उदाहरण ले लो फ्रस्ट्रेशन के, you will always find anger directed towards a single person। एंगर मतलब गुस्सा। गुस्सा जो है हमेशा किसी एक व्यक्ति पर ही लगातार किया जाता है। Openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced। ये जो गुस्सा किया जाता है एक व्यक्ति पर, वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे परोक्ष रूप से हो, कोवर्टली और ओवर्टली, ओपनली और कोवर्टली। कोवर्टली मतलब परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, और ओपनली मतलब खुले। किसी पे गुस्सा करना हो तो एक व्यक्ति पे डायरेक्टली गुस्सा करो, नहीं तो किसी को बोलते जाओ उसके बारे में और उसकी बुराई करते जाओ, नाराज़गी दिखाते जाओ। सो then author says, and this man of makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to Kotha Mangalam Sabbu। And now author says कि this man of makeup department, जो ऑफिस बॉय है, उसको लगता था, वो इस बात से बगादा उसको लगता था, कन्विंस होना मतलब संतुष्ट होना, कन्विंस होना, पूरी तरह से वो संतुष्ट था, पूरी तरह से वो, उसको विश्वास था कि उसके जितने भी तकलीफ़ें हैं, वो माने तकलीफ़ें, दर्द, WOE, वो, इग्नोमिटी मतलब जो अज्ञानता, और नेग्लेक्ट मतलब किसी को अनदेखा करना, उसे कहेंगे नेग्लेक्ट। डोंट नेग्लेक्ट मी, मुझे अनदेखा मत करो, तिरस्कृत मत करो। यू विल पे हैवी प्राइस फॉर नेग्लेक्टिंग दैट बॉय। उस लड़के को अनदेखा करने की तुमको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो नेग्लेक्ट। तो ऑथर सेज कि वो जो ऑफिस बॉय है, ऑफिस बॉय को लगता था कि उसका जितना भी तकलीफ़ें हैं, दिक्कतें हैं यहाँ पे, उसकी जितने भी इग्नोमिनी हैं, और उसके जितने भी, उसका जो नेग्लेक्ट है, जो लोग उसको ध्यान नहीं देते, अनदेखा करते हैं, वो उस एक आदमी के कारण है जिसका नाम है
कोठमंगलम सब्बू, ये किसका कहना है? ऑथर का कहना है। क्या कि ऑफिस बॉय को ऐसा लगता था कि सब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। अब ये सुब्बू कौन था? ऑथर से Subbu was number 2 at Gemini Studio. He couldn't have had a more encouraging opening in films than others grown-up makeup boys had. जो सुब्बू था वो नंबर 2 था मेकअप में, मेकअप रूम का, और उससे बढ़िया शुरुआत किसी की नहीं हो सकती थी उस ओहदे पर जितनी बढ़िया शुरुआत सुब्बू की हुई। He could not have had a more encouraging opening in film. फिल्म वर्ल्ड में इससे बढ़िया शुरुआत क्या होगी कि एकदम नंबर 2 के पद पर आप मेकअप रूम में आ गए हो। Than our own grown up makeup boy had. हमारे जो पुराने मेकअप बॉय थे उससे भी ज़्यादा अनुभवी, उससे भी ज़्यादा ऊपर वो था। इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती थी? अर्थात सुब्बू की कैरियर की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई थी। वेरी एनकरेजिंग, एनकरेजिंग मतलब उत्साहित करने वाले। योर वर्ड्स आर वेरी एनकरेजिंग टू मी। आप जो कह रहे हैं वो मुझे बहुत उत्साहित कर रहे हैं। योर वर्ड्स आर वेरी एनकरेजिंग। सो इन ओपनिंग इन फिल्म देन आवर ओन ग्रोन अप मेकअप हैड। ऑन द कॉन्ट्रैरी मतलब उसके उल्टे, उसके विपरीत। एक और जहाँ सुब्बू के लिए इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी, वहीं उसके उल्टे ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टन एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स। उसको और ज़्यादा अनिश्चित काल और कठिन काल झेलना पड़ा होगा। He must have had to face मतलब झेलना। I had to face his anger, मुझे उसका गुस्सा झेलना पड़ा। I cannot face my parents now because I have done something wrong. मैं अब अपने पेरेंट को चेहरा नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने कुछ गलत काम किया है। I had to face his anger. तो यहाँ पर क्या कह रहा है ऑथर से दैट उसके उल्टा ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टन। अनसर्टन मीन्स अनिश्चित, और ज़्यादा अनिश्चित और कठिन समय उसने देखा होगा। किसने? सुब्बू ने। फॉर व्हेन ही बिगेन हिज कैरियर देयर वेर नो फर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियो। जब उसने अपना कैरियर शुरू किया होगा उस समय कोई भी ढंग का एस्टैब्लिश्ड, अच्छी तरह से स्थापित स्टूडियो नहीं रहा होगा या कंपनी नहीं रही होगी जो फिल्म बनाती हो। अर्थात वो बहुत पहले से न आ गया था। कौन? सुब्बू। सुब्बू ने काफ़ी पहले अपना कैरियर शुरू कर दिया था, इसीलिए उसने बड़ी तकलीफ़ें झेली होंगी, अनिश्चितता झेली होगी कि पता नहीं ये मेकअप रूम की नौकरी कब तक चलेगी, पता नहीं ये फिल्म की दुनिया में मेकअप का क्या रोल है, क्या भूमिका है। ऐसे कठिन दौर में उसने काम किया है। So we have talked about the author himself. We have also talked about Gemini. Then we have talked about the hierarchy. Then we have talked about office boy. From office boy, now we are talking about one gentleman called Subbu. And about Subbu, the final thing he has to say is that he must have begun career in a very small way during difficult times. जब फिल्में नई नई शुरू हुई थी तब शायद उसने मेकअप का काम शुरू किया था और अब यहाँ पहुँच गया। Even in matter of education, especially formal education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy. This is a turning point. यहाँ पर कहता है लेखक कि पढ़ाई के मामले में भी इवन इन मैटर ऑफ एजुकेशन। अब इवन शब्द को देखिए। इवन आपने सुना होगा ऑड नंबर और इवन नंबर।
ऑड नंबर किसे कहते हैं? 1, 3, 9 एट्सेट्रा। और इवन नंबर किसे कहते हैं? सम अंक 2, 4, 6, 8, वो इवन नंबर और ऑड नंबर। यहाँ पर क्या अर्थ है? इवन मतलब इवन यू कुड नॉट टेल मी, तुम भी नहीं बता पाए। इवन यू हैव फेल्ड, तुम भी असफल हो गए हो। ऑल्सो नहीं बोलेंगे, इवन। इवन आई कुड नॉट ओपन द ड्रॉर, मैं भी ड्रॉर नहीं खोल पाया, इतनी बुरी तरह वो फंस गया है। ड्रॉर इवन। तो यहाँ पे ऑथर इज सेइंग कि इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई के मामले में भी, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, विशेष रूप से स्कूल वाली शिक्षा, स्कूली शिक्षा के मामले में, सुब्बू could not have had an appreciable lead over our boy. सुब्बू जो था उसको कोई, हमारा जो ऑफिस बॉय था उससे कोई ज़्यादा अनुभव नहीं था। किस मामले में? पढ़ाई के मामले में भी। और इसके अलावा बाकी मामले में भी ऐसा लगता है कि सुब्बू वैसे नंबर 2 था, लेकिन बहुत समय से वो मेहनत करके आया था, कठिन टाइम पे आया था। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न ए ब्राह्मण, लेकिन वो एक ब्राह्मण था। बाय वर्च्यू ऑफ मतलब के कारण, बाय वर्च्यू ऑफ के कारण, ब्राह्मण होने के कारण। बाय वर्च्यू ऑफ माई हाइट आई हैव बीन सेलेक्टेड एज कैप्टन टू लीड द ट्रुप। मेरी हाइट के कारण, बाय वर्च्यू, वर्च्यू मतलब अच्छा गुण, VIRTUE, वर्च्यू मतलब अच्छा गुण, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ मतलब के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, बाय वर्च्यू ऑफ। एम आई क्लियर? सो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ब्राह्मण, देखिए कितनी क्या स्थिति थी उस समय। द ऑथर इज सेइंग बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न ए ब्राह्मण, एक ब्राह्मण होने के कारण। और फिर लिखता है वर्च्यू इंडीड, एक अच्छा गुण वास्तव में। इंडीड माने वास्तव में। और फिर मैं गिर गया। इंडीड, क्या तुम वास्तव में गिर गए? कोई बता रहा है कि फिर मैं स्कूटर चला रहा था, राइडिंग ए स्कूटर, देन आई फेल डाउन। इंडीड, डिड यू फेल डाउन? तो इंडीड मतलब वास्तव में, आई इंडीड फेल डाउन, अरे भाई मैं वास्तव में गिर गया था। और वर्च्यू मैंने बताया सद्गुण, उसका ठीक उल्टा है वाइस। वाइस माने दुर्गुण, VICE, वाइस, वाइस यानी दुर्गुण। तो यहाँ वर्च्यू इंडीड, वास्तव में वर्च्यू था, सद्गुण था। क्या? टू बी ब्राह्मण इन दोज डेज। यस, इट वॉज ए वर्च्यू, कि वो ब्राह्मण था, ये उस काल में गुण माना जाता था। आप समझ सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में कितनी डीप रही होगी। एक समय था जब हर चीज़ जाति के नाम पर ही देखी जाती थी। तो हियर ऑथर इज ऑल्सो गिविंग अस एग्जाम्पल दैट सुब्बू प्रॉब्ली वॉज पिक्ड अप बिकॉज ही वॉज ए ब्राह्मण। वास्तव में